अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्या गुड मॉर्निंग हुआ, वक्त बदलता है। नो वी नीड टू स्टार्ट विद अ गुड थिंग, बट हमारी पहली खबर जो है ये आपका मौक़िफ़ हो सकता है, है। मेरा मौक़िफ़ ये है कि व्हेन वुड वी लर्न, व्हेन वुड वी मूव अहेड, व्हेन वुड वी प्रोग्रेस, व्हेन वुड देयर बी अ डे जब हमें इस किस्म के वाक़यात रिपोर्ट ना करने पड़ें। सो आई एम रियली हार्ट ब्रोकन एज वेल कि हम कुछ नहीं सीखते वक्त से, हालात से। दुनिया कहाँ जा रही है, हम कहाँ जा रहे हैं, फिर हम अपने ख्वाबों ख्यालों में रहते हुए ये एक्सपेक्ट करें कि हम तरक्की करेंगे और हम एक प्रोग्रेसिव नेशन बनेंगे। 2012 का वाक़या आपको कोहिस्तान का याद होगा, जब एक वीडियो, बहुत ही मासूम सी वीडियो मैं उसे कहूँगा, जिसमें कुछ बच्चियाँ जो हैं वो गाना गा रही हैं, तालियां बजा रही हैं और कुछ तालियां बजा रही हैं, कुछ लड़कियां तालियां बजा रही हैं, कुछ लड़के डांस कर रहे हैं और एक शादी की एक तकरीब थी। ठीक है, और ये भी कंफर्म नहीं है कि वो दोनों एक जगह थे, क्योंकि उन दोनों लोगों का एक साथ शॉट नई मंजर आम पर आया था। उसके बाद उसमें तमाम लोग जो मौजूद थे उन्हें कत्ल कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट तक ये केस चला, बड़ी बड़ी सुर्खियां लगी, टीवी पे घंटों की बहस हुई। लेकिन आज 2023 में हम आपको ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि तकरीबन उसी इलाके में एक और वाकया रूनुमा हुआ और वैसा ही हुआ है बिल्कुल, एक्सेप्ट इस बार तो चूंकि टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा चुकी है कि इस बार आपने ये 2012 का वो वाकया है और उसका ये मंजर है। इस बेसिस पे ये तमाम लोग आप जो देख रहे हैं ना इस वीडियो में, इस विजुअल में, ये कत्ल हो चुके हैं, ये तो खत्म हो चुके हैं। और ये बड़ा, ये तो क्लियर कट एक नजर भी आ रहा है। अब्दुल्ला, जो आपने ये बात की है ना कि वो साथ थे भी नहीं थे, दैट्स अनदर स्टोरी। अब तो आपको पता है कि दुनिया कहाँ पहुंच चुकी है, टेक्नोलॉजी, डिजिटल वर्ल्ड है पूरा, तो लिहाजा इतनी तस्वीरें मॉर्फ हो जाती हैं, वीडियोस मॉर्फ हो जाती हैं, आए दिन ये तो अब तो आए दिन ये कोई चीज ही नहीं रही। लेकिन उस बेसिस पे किसी को कत्ल कर देना, ये अभी तक हो रहा है। सो यू कुड से कि शायद पिछले 10-12 सालों में कुछ बदला नहीं है। एटलीस्ट इन इलाकों में हम कोहिस्तान की बात कर रहे हैं और यही हुआ इस बार भी। एक नाम नेहात गैरत के नाम पर एक लड़की को कत्ल कर दिया गया। और आपको बता दें कि यह एग्जैक्टली किधर हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा में, कोहिस्तान से ज़िला कोलाई पालस में फोटोशॉप तस्वीरों की वजह से लड़की को कत्ल कर दी गया। और नौजवान लड़की को किस किस ने मारा है? बाप, चचा और भाइयों ने मिलकर कत्ल किया, क्योंकि उसकी तस्वीर एक और लड़के के साथ आ गई थी और वो क्लियरली इन रेट्रोस्पेक्ट, जिस तरह अब पता चल रहा है, वो फोटोशॉप तस्वीर है। जो आप इस वक्त हम चेहरे ब्लर करके आपको दिखा भी रहे हैं, यू कुड टेल कि ये इवन इन अ ब्लर यू कैन परहैप्स टेल, उसका कटआउट है, वो फील हो रहा है उसमें, आपको अभी यहीं से पता लग रहा है। बैड जॉब और फोटोशॉपिंग हुई है। लेकिन इतनी भी कोई इंसान कोशिश ना करे कि तहकीकात कर ले, नहीं, चूंकि हमारी नजरों के सामने से गुजर गई है तो आओ मार दें। आई समटाइम्स वंडर, आई एम सॉरी अब्दुल्ला, कि क्या इस जवाज के लिए इंतजार कर रहे होते हैं लोग बैठ के कि कोई ऐसी चीज को हम सूंघ लें और उसके बाद हम पहुंच जाएं कत्ल करने के लिए। बिकॉज एक कोई तहकीकात होती है, कोई इन्वेस्टिगेशन होती है, कोई पूछगछ होती है, कोई पता करना चाहिए, और नॉट दैट उसके बाद भी जस्टिफाइड हो। लेकिन यहाँ तो एक चीज सामने आई एंड गॉन। एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है। पुलिस के मुताबिक आपको बता दें कि लड़की के खानदान के बड़ों ने जो तस्वीरें देखकर लड़की के कत्ल का फैसला किया, उन्हें भी एडिट किया गया था और लड़की की तस्वीर एडिट करके लड़कों की तस्वीर के साथ लगाई गई थी। इसमें एक्चुअली 2 लड़कों के साथ 2 लड़कियों की तस्वीरें वायरल हुई थी। तो 24 नवंबर को, ये अभी बिल्कुल रिसेंटली हुआ है, एक लड़की को घर वालों ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। वो तो खत्म गई, दोनों लड़के हो गए हैं रूपोश, वो तो खत्म, वो तो भाग गए। अगर हम ये समझ रहे हैं, किसी के जहन में ये वहम है या गुमान है कि भाई लड़कियां कत्ल होंगी, लड़के नहीं, तो वो पिछला वाकया आपको याद है, वहां 3 भाई कत्ल हुए थे। हाँ। उस वीडियो में जो मौजूद थे, तो इन लड़कों की भी जान जा सकती है टिल डेट एज वी स्पीक। सो वो तो हैं रूपोश, और जो दूसरी लड़की है उसको पुलिस ने रेस्क्यू किया था। डीपीओ मुख्तार तनोली के मुताबिक लड़की ने अदालत में ऑल्दो कहा कि घर वालों से खतरा नहीं है, घर जाना चाहती हैं। तो आई वंडर, पता नहीं, मैं तो बहुत तजब्जुब का शिकार होता, लेकिन डीपीओ साहब ने उसे जाने की इजाजत दे दी। और अब लेटेस्ट ये है कि उस लड़की की कल गुज़श्ता रोज शादी कर दी गई है। हाँ, वो फौरन अगले दिन ही उसकी शादी हो गई थी। नाउ दैट्स अनदर थिंग ना, ये भी डीपीओ साहब ये भी दावा कर रहे हैं कि कोई जिरगा नहीं हुआ है, मकतूला को घर वालों ने, एज इन कोई लोग बैठे नहीं है। वैसे जिरगा हुआ या ना हुआ, या घर के अंदर ही कमरे में सबने जिरगा करके फैसला कर लिया? जब बाप, चचा, भाई, ये सारे बैठ के इन्होंने डिसाइड किया, तो एक सॉर्ट ऑफ अ जिरगा तो उनके घर के अपना तो हो ही गया। जिरगा और नो जिरगा, इस फोटोशॉप तस्वीरों पे एक बच्ची गई, तो लिहाजा ये तो हो चुका है। और पुलिस के मुताबिक आपको बता दें, मकतूला लड़की के वालिद मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है।
आपको पता है ना, दे वेयर इट लाइक एन ऑनर ऑन देयर स्लीव। तो गिरफ्तार हो भी गए तो क्या है जी, हमने बड़ी, हमें उनकी अपनी कम्युनिटी में इस वजह से बड़ी जय जय हो जाएगी। तो वो कहेंगे कि जी हमने तो टाइम के हमारे लेजिस्लेटर्स जो है ना, लेजिस्लेटर्स जो हैं वो ठीक है, ये गैरत के नाम पर कत्ल होता है, 302 की दफात के तहत मुकदमा कट जाता है, पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली गैरत के नाम पर, ये झूठी गैरत के नाम पर जो कत्ल होते हैं ना, इसके लिए अलग कानून साजी होनी चाहिए, इसके लिए कोई अलग सजाएं तजवीज़ होनी चाहिए, इसके लिए अलग पेनल्टीज होनी चाहिए, ताकि शायद कहीं से मामला रुक सके। ये टर्म जो है ना, ये ऑनर किलिंग, गैरत के नाम पे कत्ल, इस टर्म को दफन कर देना चाहिए। मेरी बात सुनिए, इसको बदनाम करने के लिए एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाने की जरूरत है। एक सेंटेंस में या एक फ्रेज में ये साथ, चूंकि हमने कह के भी आई एम सॉरी इसको इतना आम कर दिया और इतना एक्सेप्टेबल कर दिया है कि जी गैरत के नाम पे हुआ है तो ओके, ये जो हमने ओके कर दिया ना, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। और उसके बाद आपको पता है ना कि इस किस्म की चीजें, ठीक है उसके बाप को तो गिरफ्तार कर लिया है, भाइयों को भी कर लेंगे, लेकिन ये सारे आपस में फैमिली मिलके एक दूसरे को माफ कर देंगे। हाँ। तो जब ये आदमी अरेस्ट हो जाते हैं कत्ल करने के बाद, तो इनकी इस तरह माफी भी हो जाती है। इनको पता होता है, आपको याद होगा कंदील के कत्ल में वो तो स्टार थी, उसको आज तक इंसाफ नहीं मिल सका, ये तो फिर गुमनाम बच्चियां हैं। दूसरी बात यह है कि वो 311 दफ़ा की गालिबन कल बात कर रहे थे, कल हमारे साथी लाहौर वाले वाक़े पे अपडेटेड रिपोर्ट मौजूद थे ना, 311 ही थी, जिसमें ये होता है कि अगर कोई मुआफ भी कर दे, अगर जो मुद्दई है वो मुकदमा परसू ना करना चाहे, सुलहनामा भी हो जाए, तब भी मुकदमा चलता रहता है, मुकदमा भी चलता है, और जो सजाएं हुई होती हैं वो भी कलअदम नहीं होती, वो भी कलअदम नहीं होती। तो मेरा ख्याल है कि DPO शुड मेक श्योर कि वो दफात भी इन वाक़यात में शामिल की जाएं। दीगर मुलज़मान की खैर गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दी गई हैं, और इस वाक़े ने 2012 में, हम आपको दोबारा बता दें कि वो वायरल वीडियो क्या उस पर बात करें, वहाँ तो बाकायदा जिरगा हुआ था। और कितने लोग मरे थे, जस्ट इन केस यू हैव फॉरगॉटन फॉर योर मेमोरी, टू जॉग योर मेमोरी, और 4 लड़के जिसमें कत्ल हुए थे। 5 मतलब एक पूरी, एक आप समझे क्लासरूम हो ना 10 लोगों की, तो वो उन सारों को मार दिया बिकॉज दे हैपन टू बी ओवर देयर। और उसमें हो क्या रहा था, कभी कभार हम सोचते हैं कि अगर बाकी दुनिया या लिटरली रेस्ट ऑफ पाकिस्तान भी, जब हम लोग देखी, हम तो यहीं बैठे हुए हैं ना, तो लगता है किसी और किसी और जमाने की बात हो रही है, कोई और सैयारा है। बिल्कुल ये हो ही नहीं सकता हमारे यहाँ हो रहा, और हमारे यहाँ ये हो नहीं रहा था, ये हो रहा है। तो ये अभी तक ये हो रहा है। हम पता नहीं वहीं के वहीं खड़े हैं, पता नहीं हम पहले भी वहां खड़े थे जहां हम आज खड़े हैं। अदालतें पुलिस होने के बावजूद कोई भी शख्स जज ज्यूरी बनकर अपना फैसला कर देता है। सुप्रीम कोर्ट तक में एक केस चला था। ये सिलसिला कानून साजों, अदालती अहकामात, पुलिस की दखल अंदाजियों के बाद भी नहीं रुक रहा, तो फिर कैसे रोकें? क्या उम्मीद रखी जा सकती है माशरे से? माशरती तब्दीलियाँ क्या रूनुमा होंगी? लेकिन इट इज़ ऑल्सो अ प्रोसेस। खैर हम इस वाक़े की ज़रा डिटेल लेंगे। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट कौसर सलीम बंगश हमारे साथ हैं, और सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे, और ये इलाका जो हम कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले ये बता दें कि ये इलाका कौन सा है, ये कहाँ है, और ये वाक़यात कब के हैं एग्जैक्टली? ये इलाका जहाँ पे ये वाक़या हुआ है, ये ज़िला कोलई पालस कोहिस्तान का इलाका शरियाल है, और ये दूर दराज पहाड़ों पर मुश्तमिल ये इलाका है। मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि ये ज़िला कोहिस्तान और इसके इर्द गिर्द जो इलाके हैं, ज़्यादातर यहाँ पे पुराना ट्राइबल कल्चर है, और अभी तक ये कल्चर उसी तरह चल रहा है जो सदियों से ये चीज़ें यहाँ पे सदियों से यहाँ पे ये एक इसको रिवाज समझा जाता है कि गैरत के नाम पे अगर कहीं पे लड़की का नाम आता है या लड़की और लड़के का कहीं पे नाम आ गया कि वो आपस में उनका कोई भी ताल्लुक है, तो यहाँ पे ये चीज़ इसको रिवाज समझा जाता है कि दोनों तरफ के ख़ानदान के लोग आपस में मिल के लड़के और लड़की को कत्ल कर दिया जाता है, और फिर दोनों एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं। और अक्सर बहुत सारे इलाके में ये जो वाक़यात होते हैं तो इनकी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं होती, बल्कि यहाँ पे इस चीज़ पे इसको गलत नहीं समझा जाता, और जो लोग इसके खिलाफ बात करें, इस रिवाज के खिलाफ बात करें, उन लोगों को आम तौर पे गलत समझा जाता है। और यहाँ आपको ये भी मैं बताता चलूँ कि बहुत सारे इलाकों में पुलिस की रेड भी काम नहीं करती, क्योंकि ये ट्राइबल कल्चर है, और पुलिस की भी ये कोशिश होती है ज़्यादातर कि अफहाम और तफहीम से ये सारी चीज़ें तय कर दी जाएँ। कौसर, कोहिस्तान, ये समझ नहीं आ रहा कि आपसे क्या बंदा सवाल करे, क्योंकि जो हौलनाक तस्वीर आप खींच रहे हैं इन माशरती सॉर्ट ऑफ फजूल रिवायात की, कि
दो फैमिलीज फैसला करें कि हम अपना बेटा मार देते हैं, तुम अपनी बेटी मार दो एंड सेटल्ड। हाँ, बेसिकली हम अपने अपने बच्चे मार देंगे और उसके बाद फिर अगर हम पकड़े गए या समथिंग लाइक दैट तो हम तुम्हें माफ कर देंगे, तुम हमें माफ कर देना। ये इट्स अ गेम। खैर ये गेम है। ये अपनी नौयत की पहली रिपोर्ट तो है नहीं कौसर। 2011-12 वाले वाक़े पर सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस लिया था, उसके बाद भी कोई माशरती या कानूनी तब्दीली नहीं आई। मतलब इतना वावेला हुआ था उस वाक़े का पूरी दुनिया में, उसके बाद भी लोगों में आगाही नहीं आई कि ये ठीक नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि 2011-12 में जो मशहूर वीडियो स्कैंडल हुआ था, उसमें ये हुआ कि उसमें वो अफजल कोहिस्तानी ने इस चीज़ को उठाया था और अफजल कोहिस्तानी और उसके 3 भाई अभी तक इसमें कत्ल हो चुके हैं। और उस वाक़ये में जो मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए थे, सबूत न होने की वजह से वो मुल्ज़िमान भी रिहा कर दिए गए हैं। हम कौसर आपकी बात करते हुए हम जरा एक दूसरे की तरफ भी देख रहे थे और हम सोच रहे थे कि इतनी एक्सट्रीम व्यूज हैं उधर कि लिटरली हमारा ये बात करना या फिर हमारा थोड़ा सा माइल होना कि भाई ये तो गलत हो गया कुड बी डेंजरस ऑल्सो। मतलब हमें तो बिल्कुल यही लगना स्टार्ट हो गया। इन एनी केस ये बताएं पुलिस का क्या रोल है? ये जो सारा वाकया हुआ है, पुलिस इस केस को लेके आगे किस तरह बढ़ रही है और क्या खवातीन के अहले खाना ताउन कर रहे हैं इसमें? ये तकरीबन 3-4 दिन पहले का वाकया है कि किसी लड़के ने खवातीन की कुछ 2 लड़कियों की तस्वीरें पता नहीं जहां से भी हासिल की, लेकिन डीपीओ मुख्तियार खान का कहना है कि उन लड़कों ने वो तस्वीरें एडिट करके अपने पेजेस पे लगा के वायरल कर दी। इस पे तफ्तीश की जा रही है कि जो भी उनका मकसद था, लेकिन ये तस्वीरें वायरल करने के बाद एक जो लड़की थी उसको उसके ख़ानदान वालों ने मशवरा करके तो घर के अंदर ही पिस्तौल से फायरिंग करके उसको कत्ल कर दिया। इस पे तो पुलिस ने फौरन उनके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी है और अभी मालूम हुआ है कि उसमें से एक मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और हमारे ज़राए ये कन्फर्म कर रहे हैं कि वो मुल्जिम जो है वो उस लड़की का जिसको कत्ल किया गया है उसका वालिद है। जबकि दूसरी लड़की जो थी जिसके तस्वीरें वायरल हुई थी तो पुलिस ने उसको अदालत के सामने पेश किया है, लेकिन उस लड़की ने और उसके खानदान वालों ने जमानत दी है और उस लड़की ने कहा है कि मुझे कोई खतरा नहीं है, तो उस लड़की को दोबारा उसके वालिदैन के हवाले कर दिया गया है। और इस सिलसिले में जो डीपीओ है इलाका मुख्तियार खान, उसका कहना है कि इंशाअल्लाह किसी के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी और तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार करके सबूतों के साथ उनका चालान अदालत में जल्द पेश कर दिया जाएगा। जी, वैसे जो लड़की वापस जिसको ले लिया उसकी फैमिली ने, वो उसकी 2 सेकंड में उन्होंने शादी कर दिया। और इस किस्म की जो शादियां होती है ना, वो ऑलमोस्ट लड़की को सजा ही दी जा रही होती है, क्योंकि इस माहौल में जिस आदमी ने उसे एक्सेप्ट किया होगा वो तो कह रहा होगा भी मेरी तो बदनामी हुई है और मैं तो बड़ी चीज़ की है कि मैंने आपके सर से ये मुसीबत ले ली है। कौसर सलीम बंगश, बहुत बहुत शुक्रिया। कैन नॉट गेट ओवर दिस। मतलब यहाँ इतनी टेक्नोलॉजी आई हुई है कि अपने वायरल हो रही हैं चीज़ें, एडिट हो रही हैं चीज़ें, लेकिन इतना शऊर नहीं है कि उसको चेक तो कर लो कि वो हो क्या रहा है। पता नहीं, मैं एक बात बताऊं, थोड़ा सा इंसान स्पीचलेस हो जाता है। यहाँ पे जिन इलाकों की हम बात कर रहे हैं वहाँ शायद लोग जियो न्यूज़ या पीटीवी या कोई भी टीवी चैनल नहीं देख रहे होंगे। या तो एक मीडियम हो सकता है लोकल रेडियो कोई हो, या फिर अखबारात अगर कहीं छपते हों तो आई वंडर कोई छपते होंगे नहीं होंगे उनकी अपनी ज़ुबानों में। अदरवाइज क्या ज़रिया है? ज़राए अबलाग बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं किसी भी माशरे में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी लाने में। सरकारी सतह पे हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की सतह पे कोई इक़दाम होना चाहिए कि इनकी अपनी इलाकाई ज़ुबानों में ये लोगों को आगाही दी जाए, ये बताया जाए, ये तालीम दी जाए कि ये जो रिवायात हैं ये गैर इस्लामी भी हैं और ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी का बायस भी बनती हैं और शरीयत में भी इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। We have to start from somewhere, I believe. It should have started when the first incident happened. अब नहीं कुछ होने वाला। समाजी कारकुन फरजाना बारी हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। फरजाना साहिबा, आज से 10-12 साल पहले हम पूरा एक पिछला भी केस निकाल रहे हैं कोहिस्तान में जो हुआ, उस पर पहले बात कर लेते हैं। आपने उस मामले पर हर जगह आवाज़ उठाई थी, हर फोरम पर आप लेके गई थी, सुप्रीम कोर्ट तक ने नोटिस लिया था इसका। तो ज़रा हमें याद दिलाएं कि उस केस में क्या हुआ था, किसको सज़ा मिली थी, कौन बरी हुआ था?
देखिए, ये केस तो एक ऐसा केस है जो कि बिल्कुल आपको पाकिस्तान में जो अदलो इंसाफ का निज़ाम है उसको बुरी तरह से एक्सपोज करता है, क्योंकि इस केस के अंदर 7 साल पहले तो लगे कि ये साबित करने में कि वो लड़कियां जो हैं वो वाकई मारी जा चुकी हैं। 7 साल के बाद जो लोग पकड़े गए, उसमें से एक बंदे को सजाए मौत हुई और 5 को उम्र कैद की सजा हुई। 2023 में अभी चंद माह पहले वो तमाम के तमाम जो हैं वो माशाल्लाह से बरी होके अपने अपने घरों में चले गए हैं। और वो जो 2 लड़के बच गए थे उस खानदान के जिसके 7 बेटे थे, उसमें से वो 2 लड़के जो वीडियो वाले हैं वो बचे हुए हैं। बाकी 3 भाई जो थे उनको भी मर्डर कर दिया और फिर एक जो अफजल कोहिस्तानी था वो भी मर्डर हुआ। यानी कि कोहिस्तान वाले केस में 8 मर्डर्स हुए और एक भी बंदा नहीं है जिसको सजा हुई हो। जिन लोगों को पकड़ा था, जो जेलों में रहे हैं, उनको भी उन्होंने अब बरी कर दिया और ये कह के कि जी उनके खिलाफ जो ये कोई सबूत नहीं है। तो जब ये सूरत हाल होगी तो जाहिर है कि लोगों के अंदर, खास तौर पे कोहिस्तान जैसी जगह पे जहाँ पे रियासत वहाँ मौजूद ही नहीं है, वहाँ लोग इसी तरह अपनी वही जिरगे और पुरानी रस्म रवाज के तहत अपनी जिंदगियाँ एक जहालत में गुजार रहे हैं और औरतों का और नौजवानों का कत्लेआम कर रहे हैं। तो वहाँ वो सिलसिला जारी और सारी है। अब इस पे कोई ये जो सो मोटो नोटिस लेने के बावजूद हाईएस्ट कोर्ट में इस केस के अंदर आज एक भी बंदा नहीं है जिसको सजा हो। तो कोई पूछे ना इस रियासत से कि वो जो 8 मर्डर हुए हैं, इनको क्या कोई फरिश्तों ने आके मारा था? कोई इंसानों ने उनको मारा है ना? तो वो कौन से इंसान है? अगर रियासत की काबिलियत नहीं है कि वो मुजरमों तक पहुंच सके, तो जाहिर है कि फिर जो जालिम है वो तो जुल्म करता रहेगा और मजलूम जो है वो सहते रहेंगे इस मुल्क में। I mean, so much for the culture. I'm sorry, जिसमें इतनी गैरत हिल जाए कि खड़े खड़े लोगों को मार दिया जाए, फिर जो जिन्होंने उनको मारा है वहाँ कोई जस्टिस ना हो। I mean, so much for the religion and for the culture. अगर देखा जाए 8 मर्डर्स हो गए और कोई पकड़ा ही नहीं गया। इस कोरिलेशन पे भी एक स्टडी होनी चाहिए कि 2023 इसी साल वो तमाम लोग जो जिनको सजा हुई थी, एक को सजाए मौत और बाकी तमाम को उम्र कैद, वो बरी हुए। इलाके में जाहिर खबर भी फैली होगी और फिर शायद किसी को लगा कि वी कैन गेट अवे विद अनदर मर्डर और ये वाकया हो गया। फरजाना साहिबा, अगर जिरगे के जरिए सजा का इशू इस हद तक गया था, हम सबको याद है कि सुप्रीम कोर्ट आई, पार्लियामान आई, पता नहीं क्या क्या कुछ हुआ, लेकिन ये सिस्टम आज भी चल रहा है। कौन है जिम्मेदार इसका आज तक चलने में? देखिए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो यही है ना कि वो माइंडसेट है, वो सोच है जो औरत को अपनी मलकियत समझती है। मतलब वो समझते हैं कि औरत उनकी जागीर है, औरत का जिंदगी वो समझते हैं कि वो कोई मुकम्मल या कोई बाख्तियार या उनसे अलहदा इंसान नहीं है। हर मर्द को समझता है, जनरली पाकिस्तान में भी ये सोच है, लेकिन इन इलाकों में जहाँ जहालत ज्यादा है, जहाँ तालीम की कमी है, जहाँ लोगों के पास जो है वो कोई जजा सजा का जो हमारा कानून है वो वहां तक पहुंचा नहीं है और लोकल जिरगे और पंचायतें वहां फैसले करते हैं, तो वहां पे ये जो माइंड सेट है ना कि ये औरत मेरी मलकियत है और ये कुछ भी करेगी और मेरे जो मर्द है उसकी इज्जत का तस्वुर जो है वो औरत के साथ उन्होंने जोड़ दिया हुआ है। तो वो किस लिए जोड़ दिया हुआ है? क्योंकि औरत जो है वो एक महकूम के तौर पे, मर्द उसका जो है वो मालिक है और औरत एक उसकी गुलाम के तौर पे है और उसकी जो है वो मलकियत है। और फिर जो अगर वो औरत अगर कोई चीज करेंगे, उस पर कोई इल्जाम ही लग जाएगा, उसके ऊपर जो चीज जो उस रवायत के हवाले से वो वहाँ ऊंचा हंस भी ले, किसी गाने पे तालियां भी बजा ले, तो वो मर्द समझता है कि उसकी गैरत जो है वो उसकी गैरत का मसला बन जाता है और वो फिर इस बगैरती के कत्ल हम देखते हैं कि आए रोज वहां पे होते हैं। जब तक आप इन वाकयात को वाकयात समझते रहेंगे, ये मसला हल नहीं होगा। ये इसके पीछे एक पूरी सोच है। आई वंडर अभी तक इन लोगों का ये जिरगा क्यों नहीं बैठा कि जब बच्ची पैदा हो और लड़की है तो उसको मार दो। मतलब ये भी बड़ा इट कुड गो विद एवरीथिंग एल्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट कि हुई कैसे, इसको तो खत्म कर दो अभी, क्योंकि इसने तो एंड में जाके यही करना होगा। फरजाना बारी प्लीज ये बता दे, तंजन बाय द वे कह रहे हैं, तंजीम, यू नेवर नो ना कि ये इस चीज को भी कोई गलती ना ले ले तो खुदा के लिए मतलब आज अक्ल को कोई हाथ मारे। खैर एनीवे, प्लीज फाइनली ये बता दें कि ये अगर हम एक माशरती तब्दीली की बात कर रहे हैं जो कि हमें तरक्की याफ्ता ना सही चलो तहजीब याफ्ता ही बना दे, ये कैसे आएगी और कौन लाएगा? किसी से हम उम्मीद रख सकते हैं?
देखिए, बात तो ये है कि कैसे आएगी ये तो हमें पता है, कौन लाएगा ये बहुत बड़ा सवाल है। कैसे आएगी, जाहिर है कि आप लोगों के अंदर शऊर पैदा करेंगे, उनके अंदर तालीम और तरबियत उनको देंगे, उनके अंदर अखलाकी कदरें जो है इनकलकेट करेंगे। वो कौन करेगा? वो आपकी रियासत की जिम्मेदारी है कि हर बच्चा, आज अगर 25 एक पास हो चुका है कि हर बच्चा 16 साल तक वो स्कूल में होगा और उसकी एजुकेशन जो है वो फ्री और कंपल्सरी होगी। और उस एजुकेशन निज़ाम को भी आपने सिनफी हवाले से जो है वो दुरुस्त करना है। जब आप वो रियासत नहीं करेगी तो लोगों के अंदर इसी तरह जहालाना जो रवैये हैं वो पनपते रहेंगे। जिन्होंने करना है वो तो उनके लिए तो पाकिस्तान के 23 करोड़ अवाम जो है वो उनकी तरजीह कभी रहे ही नहीं है। आज जो पाकिस्तान के अंदर वसाइल मेहनतकश तबका पैदा करता है वो सारा तो अशराफिया खा पी जाती है। आप देखें कि अवाम के ऊपर, उनकी तालीम के ऊपर, उनकी सेहत के ऊपर आज भी हम 2% अपने GDP से ज्यादा लगाने के लिए तैयार नहीं है। आपका पूरा जो आपका अदल इंसाफ का निज़ाम है वो हमेशा जो है वो शराफिया के साथ और पढ़े लिखे जो दौलतमंद मर्द हजरात उनके साथ खड़ा हो जाता है, और जो मजलूम है वो तो इस सिस्टम में से कोई अपना इंसाफ हासिल नहीं कर पाते। तो जजा सजा का निज़ाम तो इस मुल्क में ख़त्म हो गया ना। तो उस वजह से ये जो मसाइल हैं इनमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। आप ये देखें कि ये पूरा आपने एक ऐसा माहौल बना दिया जिसके अंदर जराइम जो है वही फल फूल सकते हैं, वही पनप सकते हैं जो पनप रहे हैं। ये वेरी राइट, बहुत शुक्रिया आपका फरजाना बारी साहब। और अगर इन इलाकों में भी हम ये नहीं तसव्वुर कर रहे कि यहाँ सभी जाहिल होंगे, बहुत से लोग होंगे जिनको पता होगा कि ये गैरत के नाम पर जो कत्ल है ये गैरत से आरी एक फेल है, ये बदनामी है, ये गैर शरई है, ये गैर इस्लामी है, लेकिन उन लोगों को भी कैंसिल किया जाता है ऐसे माशरों में, उनकी अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं। सो हम हम ये नहीं कह जनरलाइज नहीं कर रहे कि तमाम ही लोग ऐसे हैं, मगर उन लोगों को जो इन इलाकों के लोकल्स हैं और इन मामलात पे आवाज़ उठाते हैं उनको भी प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है और सर्टनली एक चेंज लाने की ज़रूरत है। कौन है सियासतदान जो मकामी लीडरान हैं जो ये स्लोगनेरिंग करेगा, जो ये इस इशू पर बात करेगा कि गैरत के नाम पर कत्ल जो है वो गैरत से आरी एक फेल है? आप समझ जाए मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ, सो कौन है? मेरा ख्याल है कि हमें रीजनल सतह पे पर्टिकुलरली और फिर नेशनल सतह पे भी एक नैरेटिव बिल्ड करने की ज़रूरत है, बिकॉज ये गैरत के नाम पर कत्ल सिर्फ कोहिस्तान तक महदूद नहीं है। चंद महीने पहले हमने कराची में भी गैरत के नाम पर कत्ल रिपोर्ट किया, लाहौर से भी ऐसे वाक़यात। मुझे शक हो रहा है अब्दुल्ला, हमने ज़रा ज़्यादा इसको टाइम दे दिया क्योंकि लिटरली उस जगह पे ज़्यादा लोग बैठ के इस पे बात नहीं करेंगे, बिकॉज इवन दैट इज़ डेंजरस। अच्छा, एक और बात, और ये ज़रा इंटरेस्टिंग भी है और अजीब भी है। इंडिया जो है ना वो अपनी क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप फाइनल में शिकस्त पर अब भी वहाँ बात हो रही है, और वर्ल्ड कप फाइनल के बाद भारतीय टीम के रवैये को खुद भारत के सीनियर सहाफ़ी भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं और इस टीम में अपनी शिकस्त तस्लीम करने का हौसला नहीं है, ये उनका कहना है। और ये बाय द वे सारे ऑलमोस्ट ऑन अ लार्ज बेसिस लोगों का यही सोचना है उधर। लेकिन उनमें से एक मोतबर भारतीय सहाफ़ी करण थापर ने भारतीय अखबार में वर्ल्ड कप शिकस्त, भारतीय टीम हार कबूल नहीं करती के नाम से एक आर्टिकल लिखा है, जिसको हम जरा आपको हर्फ बहर्फ तर्जुमा करके आपके सामने पेश कर रहे हैं। जी, स्टार्ट हो जाए जनाब। किसी भी महज़ब इंसान को जांचने के लिए कई तरीक़े हैं, लेकिन मेरे ख़याल में सबसे अहम तरीका यह है कि कोई शिकस्त को कितनी फ़राख़ दिली से कबूल करता है, और अगर वो शख्स खिलाड़ी हो तो ये फ़राख़ दिली मज़ीद अहमियत इख्तियार कर जाती है। दुनिया देख रही होती है कि एक ऐसे वक्त में आपका रद्द-ए-अमल होता क्या है जब आप किसी को जब आपको किसी फतह की बहुत शिद्दत से चाहत हो, लेकिन फिर भी वो जीत आपके हाथ से निकल जाए। ये वो मौका होता है जब आपके किरदार की पुख्तगी सामने आती है, और यही इम्तिहान भारतीय क्रिकेट टीम का वर्ल्ड कप फाइनल में हुआ और भारतीय क्रिकेट टीम इस इम्तिहान में कामयाब नहीं हो सकी। अच्छा जी, साथ ही आपको बताएं कि उन्होंने क्या क्या कहा। आलमी मीडिया में लिखा गया कि फातेह ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों से हाथ मिलाने के बाद भारतीय टीम फौरन ही मैदान छोड़कर चली गई, और उनमें इतना भी हौसला नहीं था कि वो ऑस्ट्रेलियन कप्तान को ट्रॉफी उठाते हुए देखते। भारतीय टीम का ये रद्द अमल फराख तलाना नहीं था और इस पर तो उन्हें माफ़ भी नहीं करना चाहिए, और इस रद्द अमल से भारतीय टीम और भारतीय अवाम का मनफी तासुर ही उभरता है। ये करण थापर का कहना था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड हासिल करते वक्त जाती तौर पर मैंने भी विराट कोहली के रद्द अमल का मुशाहिदा किया, करण थापर लिखते हैं। ये बात काबिल फ़हम है कि कोहली मायूस थे,
लेकिन मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं कि वो क्यों इतने गैर मुहज़्ज़ब नजर आए। कोहली ने सिर्फ सचिन तेंदुलकर से मुसाफा तो किया, लेकिन दीगर तमाम अफराद को यकसर नजरअंदाज कर दिया। कोहली का तर्ज अमल बदतमीजी के जुमरे में आता है, जो कि बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं था। अच्छा, फिर उन्होंने लिखा, लेकिन मैं सिर्फ कोहली पर तनकीद क्यों कर रहा हूँ? कोहली करोड़ों लोगों के हीरो हैं और दूसरों के लिए कामयाबी का इस्तारा भी हैं, और ये करोड़ों कोहली जैसा बनना चाहते हैं, और यही वजह है कि कोहली का बदतमीजी वाला रद्द-ए-अमल को सब ने ही महसूस किया था। इस उज़र को मैं मानने के लिए तैयार नहीं कि मुसलसल जीतने वाली टीम की फाइनल में शिकस्त की वजह से कोहली रद्द-ए-अमल में शाइस्तगी भूल गए हों। करण थापर लिखते हैं कि 2021 में अमरीकी टेनिस ओपन टूर्नामेंट का फाइनल नोवाक जोकोविच के लिए बहुत बड़ा मौका था, और अगर वो जीत जाते तो एक साल में ये जोकोविच का चौथा ग्रैंड स्लैम टाइटल होता और वो रिकॉर्ड बराबर कर देते। लेकिन जोकोविच ये फाइनल हार गए। ये उस शिकस्त से बड़ी थी जो कोहली को हुई थी, और शिकस्त के बाद जोकोविच की आंखों में नमी भी थी, लेकिन जोकोविच ने उन्हें हराने वाले खिलाड़ी की जीत को फराख दिली से कबूल किया। खिलाड़ियों का यही तर्ज अमल होता है और यही मुहज़्ज़ब तरीक़ा भी होता है, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम का रद्द अमल खिलाड़ियों वाला तो बिल्कुल भी नहीं था। और फिर शायकीन को जोकोविच ने मुखातिब करते हुए कहा कि अगरचे वो ये मैच नहीं जीत पाए, लेकिन शायकीन के जोश और सपोर्ट ने उनके दिल को खुश कर दिया। ये उस वक्त कहा था। लेकिन भारतीय क्रिकेटर्स ख़ुसूसन कोहली अच्छे खेलने वाले तो हैं, लेकिन उन सब को शिकस्त कबूल करने वाला भी बनना पड़ेगा। बिल्कुल, ये आप कितना ही अच्छा खेलते हैं ये एक अलग मामला है, लेकिन आपके खेल में आला इक़्तिदार की झलक भी नजर आनी चाहिए, और सिर्फ अच्छा खेलने से आप ग्रेट नहीं बन सकते। ये बहुत बड़ी एक्यूरेट बातें की हैं, बिकॉज एक्चुअली जब हमने और भी बड़े आर्टिकल्स पढ़े और फिर फाइनल हमने देखा भी, हम अपने आप को ज़रा साइड पे कर भी दें, लेकिन इट वाज इन बैड टेस्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ख़ास तौर पे ये चले हम आपको कुछ एक्चुअली विजुअल्स दिखा भी रहे हैं, क्योंकि ये सारी बातें जो हमने अभी आपको सुनाई हैं ये वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन है करण थापर, जो उनके बहुत रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट हैं, उनकी अपनी ये ऑब्जर्वेशन है जो उन्होंने लिखी, और ये एक्चुअली ऑब्जर्वेशन सारी दुनिया ने देखी भी। इनफैक्ट बहुत से आपको पता है ऑस्ट्रेलियन जो राइटर्स हैं, खासतौर पे स्पोर्ट्स कास्टर्स हैं, उनका भी यही कहना था। आपको पता है मोदी साहब भी बस फौरन ही चलते बने थे, ट्रॉफी पकड़ाई, मतलब जो जीता हो, जो इतनी स्ट्रगल के बाद जो टीम जीती है, वो ट्रॉफी खड़ा रहा अकेला स्टेज पे। देयर वाज नोबडी एल्स, व्हिच वाज वेरी एम्बैरेसिंग टू वॉच एज अ व्यूअर। वो फुटेज प्लीज दिखा दें। हाँ, So, ये वो मंजर था जब लिटरली उसको नहीं पता था कि मैं आप क्या किसी गैदरिंग में आ जाए ना जिसको आप नहीं जानते हो किसी को। उसके बाद उनके खिलाड़ियों ने इनका साथ दिया, और खैर ये तो एक बात है, लेकिन दूसरी बात ये है कि विराट कोहली एक बहुत बड़ा खिलाड़ी दुनिया मानती है, जानती है, लेकिन थ्रू आउट द टूर्नामेंट हमने भी बड़ी तारीफें की, बिकॉज वो एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं और बड़ी अच्छा टीम ने परफॉर्म किया, लेकिन उसके बाद इस किस्म की अगर हरकतें एंड में कर देंगे तो वो ज़रा डैम्पन ही हो जाता है। इन एनी केस ये सब हम नहीं कह रहे कि उनके अपने सहाफ़ी जो है वो कह रहे हैं। अच्छा जी, ये कल भी हमने बात की थी, लेकिन बात बड़ी सीरियस है। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला के अपने हल्के में बगैर ढक्कन के गटर एक और जान ले गया, और ये हुआ है जी, आपको बता दें कि मलीर में 2 साला बच्ची खुले मैनहोल में गिरकर जाँ बहक हो गई, और ये कोई मामूली वाक़या नहीं है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये पहला वाक़या भी नहीं है। शहर में जा बजा खुले मैनहोल नज़र आते हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं। और आपको याद दिला दें कि रवां साल अगस्त में भी एक 4 साला बच्ची खुले गटर में गिरकर जान गंवा चुकी है, और वाक़े के बाद डिप्टी मेयर कराची ने बड़े दावे भी किए थे, बहुत कुछ कहा था, लेकिन 3 माह गुजरने के बाद सूरत हाल की तू है। उन्हीं से बात कर लेते हैं। सलमान अब्दुल्ला मुराद डिप्टी मेयर कराची हमारे साथ हैं। सलमान साहब, मतलब आपका अपना इलाका है, इख्तियारात की कोई कमी नहीं है, ऐसा वाक़या पहले भी हुआ था, तब भी आपसे बात हुई थी, एक और मासूम गटर में गिरकर जान गंवा दे, आपको परेशानी नहीं है? 15 दिन पहले यहाँ पे मेरे यूसी के जो वाइस चेयरमैन थे, उन्होंने पूरे इलाकों में जो जहाँ सेवरेज मैनुअल कवर्स के इश्यूज़ थे वहाँ लगा दिए थे। फिर जैसे कि लोगों
निकाल कर ले जाते हैं। इसमें ये नहीं क्या, इसमें लोगों को भी चाहिए कि वो इंतज़ामिया के साथ कोऑपरेट करें। अगर कोई मवाली या कोई चोर उस कवर को निकाल के चोरी करने जा रहा होता है तो उनको चाहिए कि वो इंतज़ामिया से रब्ता करें, पुलिस को इत्तला करें या टाउन के नुमाइंदों को इत्तला करें ताकि बर वक्त कार्रवाई हो सके और ऐसे नुकसानात से बचा जा सके। अच्छा ये बताएं कि मेयर साहब कहते हैं कि ढक्कन लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ये मंशियात के आदी लोग जो है चुरा कर ले जाते हैं। तो ये बात मान भी ली जाए, हालांकि बड़ी अजीब सी बात है ख़ासतौर पे इस मोमेंट में, तो इन चोरों को काबू करने की जिम्मेदारी किसकी है? ये भी तो एक सवाल बनता है। अहले इलाका कोई ताउन नहीं करते आपसे? क्या आप लोग इस सिलसिले में बिल्कुल ही कुछ नहीं कर सकते? ये बड़ी अजीब सी बात सुनने में लगती है। देखिए, मेयर साहब ने जो बात कही कि मैनुअल कवर्स और रिंग, ये हम हर यूनियन काउंसिल को चेयरमैन वाइस चेयरमैन के हवाले कर रहे हैं। ये पूरे कराची के लिए, ये सिर्फ मलीर या मेरे हल्के के लिए नहीं, पूरे कराची जहाँ हमारे यूसी चेयरमैन नहीं है, पीटीआई के हैं, जमात के हैं, नून लीग के हैं, जीयूआई के हैं, उन सबको केएमसी के और वाटर बोर्ड की जानिब से मैनुअल कवर्स और रिंग्स उनको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मगर दूसरी तरफ ये है कि इंतज़ामिया एक तरफ काम करके चली जाती है और दूसरी तरफ जैसे कि मवाली हजरात या चोर, उसमें स्टील 3.5 से 4 किलो तक स्टील उस कवर के अंदर होता है, तो जाहिर सी बात है चोर आके निकाल के उसको तोड़ के ले जाते हैं। मगर मेरी भी शहरियों से ये रिक्वेस्ट है कि कहीं भी अगर आपको कोई ऐसी शिकायत या कंप्लेन हो तो आप केएमसी के हेल्पलाइन पे भी अपनी ये शिकायत दर्ज करा सकते हैं और फौरी उस पर एक्शन किया जा सकता है। मैं शहरियों से भी कहता हूँ और पुलिस को भी ये चाहिए कि वो ऐसी कार्रवाइयाँ करें जहाँ से भी ये लोग जो मवाली हजरात हैं और दूसरे, उन पर क्रैकडाउन करना चाहिए। ये पुलिस की भी जिम्मेदारी बनती है। तो मैं अपने लोआम से भी कहता हूँ कि आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी कहीं भी कोई ऐसा मैनुअल टूटा हुआ नज़र आए तो आप केएमसी में और मुतलका टाउन में कंप्लेन करें और फिलफौर उनको रिस्पांस मिलेगा। तो जाहिर सी बात है आवाम और इदारे मिलकर अगर हम काम करें तो बेहतरी आ सकती है। मतलब ये मुझे लगता है कि सब कुछ सारे अपनी अपनी जिम्मेदारी कर लें, बस आप नहीं करेंगे। सॉरी बट यही थोड़ा सा साउंड कर रहा था। तो कुछ कर लें अब पुलिस। अच्छा सलमान साहब, पुलिस ने जो काम करना है वो अलग रखते हैं, शहरियों ने जो काम करना है वो भी अलग रखते हैं। आपने शहरियों की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां गिनवा दी हैं। शहरी हुकूमत के भी तो कुछ काम हैं, मतलब उन कबाड़ियों की निशानदही करें जो चोरी का माल ख़रीदते हैं, उनकी दुकानें बंद करें, उन पे जुर्माने करें। अब मार्केट ही नहीं होगी, ढक्कन चोरी फिर कौन करेगा? ये तो इतना मुश्किल काम नहीं है आप लोगों के लिए। और भी किया जा सकता है बहुत कुछ। देखिए, ये पुलिस का काम है कबाड़ियों को गिरफ्तार करना। जहाँ कबाड़िए सिर्फ ये मिनोल कवर्स या रिंग ये नहीं खरीदते, आप जाएं कबाड़ियों के पास, आपको मोटरसाइकिल चोरी की मिलेंगी, कहीं से ये ग्रिल जो इस ग्रिल लगे हुए रोडों के ऊपर, वहाँ काट के लोग कबाड़ियों के पास जाके बेचते हैं। इस पर अमल होना चाहिए और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग इस शहर को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इस शहर के रौनकों को ख़राब करना चाहते हैं, इस शहर की खूबसूरती को ख़राब करना चाहते हैं, इसमें शहरी हुकूमत और पुलिस इंतज़ामिया को मिलकर उनके खिलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए। और शहरी हुकूमत केएमसी तो उस पर काम कर रही है, तो हमें आवाम को भी मैं यही कहता हूँ कि आए मिलकर इस शहर के लिए, इस सूबे के लिए मिलकर काम करें। तो ये शहर हम सबका है, जितना मेयर का या डिप्टी मेयर, इतना आम शहरियों का भी फ़र्ज़ बनता है कि इस शहर के लिए मिलकर काम करें ताकि शहर रोशनियों का शहर है और इसकी तरक्की हम सब की तरक्की है। सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब शुक्रिया, लेकिन सारी आपने बाकियों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ गिनवा दी हैं और अपनी कोई बात नहीं की। हम इतने अरसे से इसी फोरम पे कह रहे हैं कि ये ढक्कन जो है ना, ये बड़े रिसाइकल तरीक़ों के भी अब बनना स्टार्ट हो गए हैं, बड़े ड्यूरेबल हैं, आप रिप्लेस करना शुरू कर दें। आप इजाज़त है स्माइल करने की? हम मतलब कर सकते हैं, हम चाहते हैं कि हम आप तक बेहतर
जो खबरें हैं मुस्बत, वो वाला माफ़ करे, वो वाला ज़माना कभी ना आए जब हमें कहा जाता था कि आपने मुस्बत ही खबरें देनी है। नहीं, कुछ वो याद है पहले 6 माह ऑफ 2018 आफ्टर द गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड। हाँ वगैरह कहा तो कुछ भी खास नहीं जाता था, लेकिन एनीवे बड़ी मुश्किल खबरें अभी हम गुजरे हैं। और टू बी ऑनेस्ट अभी जो हमने लाहौर की खास तौर पे बात करनी है ना कि वहाँ अंडर एज ड्राइविंग में क्या हो रहा है, तो वो भी बहुत ही मुश्किल है। लेकिन डू वी हैव अ गुड न्यूज़? वी आर एक्चुअली सर्चिंग आवर रन डाउन के हमारे पास एक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की खबर है। 60,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया था, उसकी तफसील भी है, हम आपको अभी बताएंगे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम हुई है। 100 इंडेक्स पहली बार 60,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया और कारोबार के आगाज़ में आज भी तेज़ी देखी जा रही है। इट्स द सेकेंड डे ऑफ द वीक, इट्स अ ट्यूसडे एंड कल से ही आपको पता है बड़े अरसे से ट्रेंड चल रहा है, सो या दिस इज़ गुड। दिस वॉज अ गुड न्यूज़, ओके। हाँ मतलब नीड टू बी, ऑफ कोर्स अच्छी खबर है, लेकिन उसके बाद इतनी मुश्किल खबर है और इसको भी हमने बड़ा डिटेल में कल बात की थी, लेकिन दिस इज़ समथिंग दैट वी नीड टू टॉक मोर अबाउट। जैसे कि आपको याद दिला दें कि लाहौर के इलाका चुंग में लाहौर में कम उम्र ड्राइवर और उसके साथियों के हाथों एक स्टूडेंट का कत्ल बहुत बड़ा मामला बन चुका है, जो कि बनना भी चाहिए। पुलिस ने मुकदमे में दफ़ा 311 शामिल कर ली है, जिसका मतलब ये है कि अगर फरीकैन में सुलह हो भी जाए तो सरकार मुकदमा लड़ेगी। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको पता ना सुलह सफाई हो भी जाती है और इस प्रेशराइज तो ऑलरेडी जो स्टूडेंट लड़की है जो मरी है उसके फादर को इतना मारा भी गया और इतना प्रेशराइज किया कि वो वापस सऊदी जाने को तैयार हो गए, तो प्रेशर तो ऑलरेडी स्टार्ट हो ही गया था। मामू की मुद्दत में एक्चुअली मुकदमा जो है वो है। पुलिस के मुताबिक 11 नवंबर को तालिबा की मौत पर बच्ची के वालिद ने कहा था कि मुकदमा ही नहीं लड़ना चाहता। तालिबा के वालिद के बयान के बाद बच्ची का मामू केस का मुद्दई बन गया। 4 नवंबर को 17 साला मुलजिम ने कार को टक्कर मारी। वाक़े के बाद मौके पर पहुंचने वाले अब्दुर्रहमान को मामू की फायरिंग से मेडिकल तालिबा जख्मी हुई। जो मामू का नाम क्या है? ये मामू को मामू क्यों कहा जा रहा है? 7 रोज ज़ेरे इलाज रहने के बाद पता करते हैं दम तोड़ गई। दूसरी तरफ लाहौर के इलाके डिफेंस में कार एक्सीडेंट में 6 अफराद की हलाकत का केस भी अदालत में ज़ेरे समाअत है। पॉइंट टू बी नोटेड कि ये कोई कार एक्सीडेंट एज सच नहीं था, उसने भी उस गाड़ी को चेज करके पहले वो उन लड़कियों को इशारे करता रहा है, इस किस्म की हरकतें करता रहा है और उसके बाद धमकियां दी हैं, उसके बाद टक्कर मारी है और वो उड़ के गाड़ी गई है, तो लिहाजा वो भी एक एक्सीडेंट नहीं था। लड़के के वालिद का कहना है कि किसी को धमकी या ऑफर नहीं की। अच्छा, वाकया एक हादसा था, बच्चे की गलती की सजा भुगत रहे हैं। बच्चे की गलती की सजा भुगत रहे हैं? नहीं, वैसे तो फादर आपकी गलती है। ये एक एक्सीडेंट था, इंशाल्लाह हमने अपने आप को कानून के हवाले कर दिया। सही है, हमारा फैसला कानून इंसाफ के तहत हो, हम अदालतों में हैं, हमारा फैसला होगा आप सबके सामने। हक़ाइक़ शवाहिद सब कुछ इकट्ठे किए जा रहे हैं, सब कुछ सामने आ रहा है। जहाँ तक बात है हमने किसी को थ्रेट किया है या हमने किसी को ऑफ़र किया है, ये बिल्कुल बेबुनियाद और मन गलत बातें हैं। हमने कोई ऐसा काम नहीं किया, बिल्कुल भी। अगर हम एक तो मतलब हमारे प्रोफाइल को इतना बढ़ा चढ़ा के मेरे को पेश किया गया, मैं बिल्कुल एक मीडियोकर फैमिली से हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। मैंने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए स्कूल में डाला है, दहशतगर्द बनाने के लिए नहीं डाला। There is so much that we want to say, लेकिन हम नहीं कुछ कहेंगे। दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने गिरफ्तार कम उम्र मुलजिम के वालिद की अबूरी जमानत में 4 दिसंबर तक तौसी करके आइंदा समात पर तफ्तीशी रिपोर्ट तलब की है। लाहौर में होने वाले ये दोनों वाक़यात एक्चुअली कानूनी अमल से आजकल गुजर रहे हैं। ये इंसानी ज़िंदगियों का मामला है। अगर मुलजिम का जुर्म साबित हो जाए तो उन्हें सज़ा भी मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि तकनीकी और कानूनी पेचीदगियों का सहारा लेकर, जैसा होता है, मुतासरा ख़ानदानों को इंसाफ से महरूम कर दिया जाए। और दूसरे वाले केस में मुझे और ज़्यादा चांसेस लगते हैं, उसमें तो गाड़ी का अंसर है ही नहीं ना, उसमें तो गोली लगी है, उसमें तो गोली 9 फायर मारे गए हैं, 9 फायर मारे गए हैं, इमेजिन करें। और उसके बाद फिर कॉलोनी के दरवाजों पे ये बताया गया है कि एक्चुअली फायरिंग ये कर रहे थे ताकि वो मर जाए बच्ची, और उसके बाप को थप्पड़ मारे जा रहे हैं। वो तो एक और उसको जाने नहीं दे रहे थे, उसको अपनी बच्ची की कमीज उठा के उसका खून दिखाना पड़ा कि इसको वाकई गोली लगी है। और उस केस में तो बाकी मोहल्लेदार ने भी बता दिया कि ये लड़का तंग करता था, तो लिहाजा उसकी मशहूरी उधर थी। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर इमरान किश्वर हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो आपसे यही पूछेंगे, कल परसों वाले वाकये की हम बात कर लें जिसमें एक बच्ची जो है वो जान से गई है गोलियों की वजह से।
पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज करने में इतनी ताखीर क्यों हुई? पहले तो ये हमें जरा समझा दें। ये सेम डे पे एफआईआर हो चुकी थी, 4 नवंबर को ही एफआईआर हुई, बट इनिशियली चूंकि 324 की एफआईआर थी विच इज अटेम्प्टेड मर्डर। ये बच्ची जो विक्टिम है ये हॉस्पिटलाइज हुई, 8 दिन हॉस्पिटल रही, फिर वहां पे अनफॉर्चुनेटली इसकी डेथ हो गई। टाउन में ये जो बच्ची है ये अपनी फैमिली के साथ कल्टस गाड़ी में आ रही थी, इसका भाई चला रहा था। इसमें एक अब्दुल रहमान नामी ड्राइवर जो यारिस पे था अपनी गाड़ी पे, ये पीछे इसको फॉलो कर रहा था। वहां पे इनकी आपस में एक रोड रेज हुई रास्ता ना देने पे। वहां पे आपस में तलख कलामी की वजह से अब्दुल रहमान ने अपने मामू को कॉल किया मौके पे, और वो मामू आबिद और अली रजा ये दोनों वहां पे आए और उन्होंने इंडिस्क्रिमिनेट फायर किया, जिसमें से एक फायर जो है वो कल्टस गाड़ी को लगा, जिससे क्रॉस करते हुए उसकी बैक साइड पे तहजीन जो बच्ची है उसको हिट किया, वो हॉस्पिटलाइज हुई, अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई। ये दोनों मुल्जमान जो हैं पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, उनसे वेपन ऑफ ऑफेंस भी रिकवर कर लिया। सो माशाल्लाह एक नहीं पूरा अंडर एज बच्चा और हिम्मत देखो कि रोड रेज भी हो रही है, तो तुम पे ही रोड रेज हो जानी चाहिए सबसे पहले तो, कि तुम ड्राइव ही क्यों कर रहे हो? जो बच्चा फैसले करने की उस वक्त इसमें ताकत नहीं है, वो गाड़ी क्यों उसको दी हुई है, क्यों चला रहा है? बच्चे को तो छोड़ें, बच्चे के मामू तो बड़े ही हैं ना, आबिद और अली रजा, जिन्होंने आके फायर उनके साथ तो कुछ और नहीं होना चाहिए। ये बताइएगा डीआईजी साहब के अब मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने अब तक क्या क्या कार्रवाई की है? कैसे यकीनी बनाया जाए कि मुल्जिमान किसी किस्म का कानूनी सुकून का फायदा नहीं उठा सकें, इन्फ्लुएंस ना कर सकें, जो कि वो कर रहे हैं मुद्दई को? ये मैं आपको ऑलरेडी आंसर कर चुका हूँ। ये दोनों जो मुल्जमान हैं हमने अरेस्ट किए हैं और इनसे ओरिजिनल वेपन ऑफ ऑफेंस भी रिकवर कर चुके हैं, उसको पीएफएसए में भिजवा दिया है ताकि उसका प्रॉपर एनालिसिस और इसका जो प्रोजेक्टाइल एनालिसिस और वेपन एनालिसिस का सही मैचिंग हो जाए। और इसके अलावा मैंने आपको बताया 311 पीपीसी हमने इसमें ऐड किया है, क्योंकि 302 इज अ कंपाउंडेबल ऑफेंस और उसमें कॉम्प्रोमाइज की बेस पे मुलजम बरी हो जाते हैं। तो 311 ऐड करने का मकसद ये है कि अगर ये कॉम्प्रोमाइज होता भी है फिर भी ये प्रोसिक्यूशन की तरफ जाए और मुलजमान को सजा हो। अच्छा, साथ ये भी बता दें कि मकतूला के अहले खाना ने सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया है, तो क्या पुलिस ने उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ इक़दाम उठाए? इस पे नोटिस लिया और तमाम चूंकि ऑलरेडी कार्रवाई इस पे हो चुकी हुई थी, उनको हमने ब्रीफ किया। आईजी साहब ने, सीसीपीओ साहब ने, तमाम लोग जो हैं वो तमाम सीनियर ऑफिसर्स भी ऑन बोर्ड हैं और इसमें तमाम पुलिस ने अपने एंड पे जितनी कार्रवाई बेस्ट पॉसिबल थी वो कर चुके हैं। एक और केस भी है जी साहब, डिफेंस में 6 अफराद की हलाकत का मामला, वो भी अदालत में ज़ेर समाअत है। वो केस सर किस मरहले पे है? अब तक चालान कब तक जमा हो जाएगा? उसमें अभी मुल्जिम 4 रोज के रिमांड पे है, उसका ऑसिफिकेशन टेस्ट मुकम्मल हो चुका हुआ है और उसके बाद पॉलीग्राफ टेस्ट उसका रिमेनिंग है। मजीद 4 दिन का रिमांड हम फिजिकल रिमांड ऑब्टेन करेंगे एटीसी कोर्ट से और उसके बाद फिर इसका इंशाल्लाह चलान किया जाएगा। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर इमरान किश्वर, थैंक यू, दैट्स गुड टू नो। ऑल्दो आई मस्ट से दैट्स लाइक अ ड्रॉप इन दी ओशन जिसको कहते हैं ना, कि मज़ीद लड़कियों को दे शुड बी ऑन द रोड्स, ताकि लोग ज़रा देखें और इस बात को नॉर्मलाइज करें कि इट्स ऑलराइट अगर लड़कियां ड्राइव भी कर रही हैं और मोटर बाइक्स भी ड्राइव कर रही हैं। गोइंग बैक टू व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, एक और चीज़ मुझे एकदम ख्याल आया कि एक पॉइंट आउट नहीं किया कि जहाँ हम अंडर एज लड़कों को ड्राइविंग मतलब खुले आम तुम ड्राइव करो नो प्रॉब्लम, वहाँ लड़कियाँ व्हेन दे कैन ड्राइव तो अपने घरों में भी ड्राइव नहीं कर सकती हैं और उसके बाद जब शादी हो जाती है ना, वो एक होते हैं ना हमारे पास शादी की बात कर लेना जो करना है, उसके बाद भी उनको इजाजतें नहीं मिलती ड्राइव करने की। तो लड़कियां खुद भी बहुत डरती हैं। आई मीन कुछ नहीं हो जाएगा भाई, आपको क्यों ये लगता है? पता है डरती हो भाई, जब एक माइंड अब्दुल्ला जब एग्जैक्टली ज़हन में जब बिठा दिया गया कि यू आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग दिस, तो जब तुम केपेबल नहीं हो तो तुम कैसे मतलब सड़क पे कैसे, उसको इतना डरा दिया गया है कि अगर उसने सीख भी ली हो ना अपने मोहल्ले में ड्राइव करना तो शी कैन नॉट बी ऑन द रोड्स ना, उसको कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है और इजाजतें तो खैर बहुत दूर की बात है। तो ये सिलसिला और ये जो बिला वजह की नोशन है ना कि women are bad drivers, it's exactly opposite the case that I've observed. My wife, I guess, is a better driver than me. नहीं, and besides women are bad drivers. I guess you're a great driver too. I actually am. Having said that, women are bad drivers. कितनी women देख ली है तुमने ये कहने के लिए कि women are bad drivers? अगर हम इसी में अगर इक्वेशन देख लें तो देर आर डबल ट्रिपल द अमाउंट ऑफ मैन हु आर ड्राइविंग, तो बैड भी उनमें ही होंगे या जितनी बेचारी औरतें चला रही हैं वो सारी बैड होंगी। अच्छा, few of my cousins who drive, they are better drivers. My wife is a better driver. You are a good driver. So I have seen exactly opposite what people say, और जिसके मीम्स बनते हैं और जो इंतहाई फजूल बात है और एक बेहुदा किस्म का जोक
लोग करने की एज इट इज विमेन आर द बट ऑफ ऑल जोक्स, तो लिहाजा 2-4 ने अगर बुरा ड्राइव भी कर लिया तो जल्दी से उनकी वीडियो बना के लेबल कर दिया जाए कि दिस इज ऑल विमेन. इट इज नॉट. And get over this. This joke is boring now. तो लिहाजा come up with some other jokes as well. अच्छा जी, आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के इलेक्शन के लिए सीनियर कानूनदान शाह खावर को पीसीबी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात कर दिया गया है. निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मंजूरी दे दी है इस बात की. जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक शाह खावर को 3 माह के लिए पीसीबी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात किया गया है. शाह खावर को पीसीबी के इलेक्शन फरवरी तक करवाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. शाह खावर रीजन्स और पीसीबी के चेयरमैन के इलेक्शन करवाने के जिम्मेदार होंगे. पीसीबी के नए सेटअप का मामला तो बैलेट के जरिए तय होगा, लेकिन एक और इशू जो नज़र आ रहा है वो ये है कि नेशनल T20 टूर्नामेंट चल रहा है. पाकिस्तान क्रिकेट पे बड़े बड़े नाम एक्शन में नज़र आ रहे हैं, लेकिन लोग मैच देखने नहीं आ रहे हैं. इनक्लोजर्स में वीराने पड़े हैं. ये वो सारी अलामात हैं जिसकी हम बात कर रहे थे दौरान वर्ल्ड कप, और हमने काफ़ी दफ़ा डिस्कस किया है कि हमारा क्रिकेट का असल मसला सिस्टम की ख़राबी है, जिसकी वजह से लोगों की डोमेस्टिक क्रिकेट में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है. पीसीबी ने वर्ल्ड कप में शिकस्त के बाद टीम बदल दी, कप्तान नायब कप्तान बदल दिए, वही किया जो हर वर्ल्ड कप के बाद होता है, लेकिन जो सिस्टम को बदलने की बात होनी चाहिए थी वो अब तक नहीं हुआ, जो कि परेशानी की बात है. एंड टू बी ऑनेस्ट हमें लगता है कि हम शायद कोई बहुत क्रिकेट लवर्स हैं. आपने दुनिया में स्पोर्ट्स ऑब्सेस्ड नेशंस देखी नहीं है. मतलब यूनिवर्सिटी के मैचेस, स्कूल लेवल के मैचेस टीवी पे लोग फॉलो कर रहे होते हैं और इस तरह जैसे कोई जुनून तारी हुआ है. तो हमारा तो ये डोमेस्टिक क्रिकेट का सेटअप है जिसमें लोगों का ज़ीरो इंटरेस्ट है. अच्छा, बहुत सी बातें करनी है. माजिद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया है. भट्टी साहब, हम करेंगे आगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो ऑस्ट्रेलिया भी जा रही है एंड ऑल दैट, लेकिन पहले ये जो दूसरा मामला है, ये पीसीबी चेयरमैन के लिए इलेक्शन होने जा रहे हैं और पहले भी होते रहे ऑब्वियसली, मगर जो हमारा क्रिकेट सिस्टम उसमें बड़ी तब्दीलियों की ज़रूरत है. तो आप क्या समझते हैं कि ये जो इलेक्शन हो रहे हैं हमारे क्रिकेट सिस्टम में, इससे कोई बेहतरी आएगी या फिर वही रन ऑफ द मिल चलेगा? ये आईवॉश है इलेक्शन से एक्चुअल इलेक्शंस होंगे? देखें अब्दुल्ला, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि कौन लोग हैं जो पीसीबी चेयरमैन को मुंतखब करेंगे. बज़ाहिर तो ये आईवॉश होता है, इसमें जो गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस हर वक्त नजर आती है. उसमें जो पाकिस्तान में डिपार्टमेंट्स की टीमें खेलती हैं, 4 उनके नुमाइंदे होंगे, 4 रीजन के नुमाइंदे होंगे, जो 2 फैसला कुन वोट होंगे जो नॉर्मली चेयरमैन बनते हैं, जिन 2 बीओजी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर्स, वो प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं. जिस तरह पिछली बार जब रमीज राजा और नजम सेठी साहब चेयरमैन बने थे तो उनको प्राइम मिनिस्टर ने नॉमिनेट किया था. फिर पिछली बार जब नजम सेठी साहब आए थे तो वो मेंबर मैनेजमेंट कमेटी थे, वहां से वो चेयरमैन मुंतखब हुए थे. तो अब ये 10 मेंबर्स का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है. और लास्ट टाइम जब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ज़का अशरफ साहब को नॉमिनेट किया था. एक मशहूर कानूनदां हैं मुस्तफ़ा रमदे, वो नॉमिनेट हुए थे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, लेकिन वो इलेक्शन अभी तक हो नहीं सके. कहा यह जा रहा है कि शायद ज़का अशरफ साहब जो हैं वो डिग्री की, जो उनकी डिग्री है वो बैचलर्स डिग्री नहीं है, जिसकी वजह से वो इलेक्शन में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे. तो ये आई वॉश ही है. लेकिन हम पाकिस्तान में इलेक्शन की बात कर रहे हैं कि जी 8 फरवरी को 25 करोड़ अवाम जो है वो अपना वोट कास्ट करेंगे, लेकिन यहाँ 10 लोगों का जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है उसके इलेक्शन नहीं हो पा रहे. लेकिन ज़का अशरफ साहब जो इस वक्त पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन है, उनकी मुद्दत भी 5 फरवरी को खत्म होगी. तो अब देखना है कि 5 फरवरी से पहले कौन सा डेमोक्रेटिक सेटअप आता है, क्योंकि शाह खावर साहब की जो आपने 2-3 चीजें बताई, उसी नोटिफिकेशन में एक और चीज लिखी हुई है कि वो 10 लाख रुपए महीने की तनख्वाह लेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से. क्या आपको क्यों चुप लग गई हो? बस सारी बात इधर जाके ख़त्म होती है. अच्छा भट्टी साहब, चलें आगे चलते हैं. ये बात तो हो गई. नेक्स्ट बात ये है कि नेशनल T20 डोमेस्टिक जो टूर्नामेंट इस वक्त जारी है, लोग क्यों नहीं आ रहे देखने? फ्रेंड्स एंड फैमिलीज भी नहीं आ रहा है. कोई भी नहीं आ रहा. आई जस्ट वांट टू नो कि पीसीबी में जो भी हो रहा हो, एक कल्चर भी बदलने की जरूरत है, ड्रास्टिक चेंजेस की भी जरूरत है. व्हाट हैज दैट गॉट टू डू विद द स्पेक्टेटर्स और द लवर्स ऑफ द स्पोर्ट? कि आप तो आए देख रहे हैं, उनको क्या प्रॉब्लम हुई है?
क्या देखिए हुमा, बेसिकली ये मिसमैनेजमेंट नजर आ रही है कि एक दिन में 6-6, 8-8 मैचेस हो रहे हैं। नेशनल बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स क्लिफ्टन में मैच हो रहे हैं, यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सुराब बोर्ड के पास है, वहां मैचेस हो रहे हैं। नेशनल स्टेडियम के बाहर जो ओवल ग्राउंड है वहां मैच हो रहे हैं, नेशनल स्टेडियम के अंदर मैच हो रहे हैं। तो इतने ज्यादा मैचेस हो रहे हैं कि लोगों को समझ नहीं आ रहा कि हम किस प्लेयर को कहां देखने जाएंगे। अब मिसाल के तौर पर शादाब खान ने कल मैच खेला, अब कोई अगर शादाब खान को देखना चाहता है तो वो किस ग्राउंड जाए? अब टीवी पे ये सारे मैचेस कैसे आ रहे हैं? सारे आ रहे हैं? नहीं अब्दुल्ला, टीवी पे सिर्फ नेशनल स्टेडियम के अंदर जो मैच खेला जा रहा है वो मैच टेलीवाइज हो रहे हैं। 2 मैचेस नेशनल स्टेडियम के मेन ग्राउंड जो हमारा टेस्ट सेंटर है वहां पर वो 2 मैचेस टेलीवाइज होते हैं, बाकी मैच टेलीवाइज नहीं होते। तो लिहाजा लोगों को एक तो ये नहीं पता कि कौन सा मैच कहाँ हो रहा है, किसमें कौन खेल रहा है। फिर अगर कोई जाना भी चाहता है तो उसके लिए मसाइल बहुत हैं कि ग्राउंड में एंट्री का मसला है, किसी को गेट पे रोक लिया जाता है, किसी को कहा जाता है आप फलां गेट चले जाए। तो एक वो स्पेक्टेटर्स फ्रेंडली एटमॉस्फेयर नहीं है कि अगर कोई देखने भी जाए वो पानी कहाँ पिए, खाए पिए कहाँ से। ज़ाहिर T20 मैच 5-6 घंटे का होता है, टॉयलेट्स की हालत बहुत खराब है। तो बेसिकली पीसीबी अगर एनवायरनमेंट को बेहतर करे, लोगों के लिए माहौल अच्छा करे तो यकीनी तौर पर फैमिलीज आ रही है, लेकिन तो नहीं है यार कि को बाथरूम ना ठीक कर सके। मतलब ये वो इदारा है जो पैसे बनाता है। और भट्टी साहब, हम ये उस नेशनल स्टेडियम की बात कर रहे हैं जहाँ इंटरनेशनल मैचेस भी होते हैं, ये उसके हालात बता रहे हैं आप? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी जिस तरह मैंने आपसे अर्ज किया कि शाह खावर साहब जो इतने बड़े वकील हैं, उनको 10 लाख रुपए अगर महीने का पीसीबी दे रहा है इलेक्शन कमिश्नर की हैसियत से, तो पीसीबी के पास तो वसाइल बहुत है, लेकिन मिसमैनेजमेंट ज्यादा है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि 18 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और जल्दी जल्दी टूर्नामेंट को 10 दिसंबर तक खत्म कर दिया जाए। मेरे ख्याल में अगर बेहतर अंदाज में ऑर्गेनाइज किया जाता है ये टूर्नामेंट तो लोग यकीनी तौर पर देखने आते हैं और अच्छे मैचेस हो रहे हैं। जिस तरह कल रात हमने देखा साहबजादा फरहान जो डोमेस्टिक क्रिकेट के टॉप परफॉर्मर है, पाकिस्तान टीम में नहीं आ पा रहे, कल रात को उन्होंने सेंचुरी बनाई। अब लेकिन अब लोगों को पता ही नहीं है कि कौन सा मैच कहाँ हो रहा है और अगर हम जाएं तो किस तरह जाएं। फिर शाम के टाइम पर आपको पता है कि नेशनल स्टेडियम के अतराफ में वो मेट्रो की जो लाइन है उसकी वजह से हर वक्त ट्रैफिक जैम रहता है। तो लिहाजा अगर वो वहां जाएगा तो ट्रैफिक के एक मुश्किल मरहले में से भी लोगों को गुजरना पड़ेगा। मतलब वो डिटरेंट हो जाएगा कि इतनी ट्रैफिक होती है कि इट्स बेटर नॉट टू गो टाइप डिसीजन मेकिंग हो जाएगी। जो खिलाड़ी दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं है, शॉर्टलिस्टेड स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, वो तमाम डोमेस्टिक ये T20 में हिस्सा ले रहे हैं? एवरीबॉडी इज देयर? जी हाँ, तकरीबन सारे हिस्सा ले रहे हैं। उसकी वजह ये है कि इस वक्त पीसीबी और प्लेयर्स के दरमियान एक और चपकलिश चल रही है कि कुछ प्लेयर्स आज से T10 टूर्नामेंट अबू धाबी में शुरू होना है, वहां जाना चाहते थे। पीसीबी ने इस नेशनल T20 टूर्नामेंट की वजह से उनको एनओसी नहीं दी। फिर हारिस रऊफ, उसामा मीर और जमान खान ने अगले महीने बिग बैश टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया में होना है, वहां के लिए उन्होंने एनओसी मांगी है। चूंकि हारिस रऊफ ने टेस्ट मैच खेलने से इनकार किया था तो फिलहाल उनको भी एनओसी नहीं दी जा रही। तो ये भी एक मसला है कि प्लेयर्स पार्टिसिपेट इसलिए भी कर रहे हैं कि पीसीबी ने इस वक्त थोड़ा सा उन पर सख्ती की हुई है, एनओसीज नहीं दे रहा कि भाई आप अपने डोमेस्टिक टूर्नामेंट को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये अच्छा काम कर रहा है कि लड़कों को मजबूर कर रहा है कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट में आए और अपने टूर्नामेंट को रिस्पेक्ट दे। हाँ, ये तो अच्छी बात है, ये पहले भी हमने बात की थी, होनी चाहिए। अच्छा, अब ये बताएं कि 30 नवंबर को पाकिस्तान टीम जो है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाना है, दे आर रेडी, एवरीथिंग इज, मतलब वो प्रॉपर ऑन ट्रैक ही चल रही है बात? जी हाँ, 4 दिन का हुमा कैंप लगा था पिंडी में, जिसमें इमामुल हक और फहीम अशरफ ने शादी की वजह से पार्टिसिपेट नहीं किया। जो कल गुजर गई पीर के दिन आराम का दिन था। आज कोई 4 घंटे का गद्दाफी स्टेडियम में एक प्रैक्टिस सेशन है। उसके बाद मोहम्मद हफीज की बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस आज सहपैर में होने जा रही है। मोहम्मद हफीज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर हैं, वो एनओसीज के हवाले से और पाकिस्तान टीम के जो मुख्तलिफ मामलात इस वक्त मीडिया में जेर गर्दिश हैं, उसमें बहुत सारी चीजों में सुना है कि क्लैरिटी लाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो देखना है कि वो पीसीबी की बहुत सारी जो ऐसी पॉलिसीज जिनके बारे में अभी बहुत सारा इबाहम है, उस पर क्लैरिटी लाके पाकिस्तान टीम के जो प्लान है ऑस्ट्रेलिया में वो भी अनफोल्ड करेंगे। और फाइनली भट्टी साहब, नसीम शाह की हेल्थ अपडेट बता दें।
really आपको नहीं कंसर्न सबको ही है वैसे, सबको ही है, मतलब ही इज आर यूज्ड टू बी आपका आवर फेवरेट है नसीम शाह। अच्छा ओके बताएं जी भट्टी साहब। देखिए नसीम शाह, एहसानुल्लाह और मोहम्मद हसनैन, ये पाकिस्तान के 3 फास्ट बॉलर हैं, जिनमें से नसीम शाह और एहसानुल्लाह का तो ऑपरेशन हुआ है। तीनों इस वक्त रीहैब के मरहले में हैं। कहा यह जा रहा है कि इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अभी तक क्रिकेट में हमने उन तीनों को एक्शन में नहीं देखा। तो जो हमें इत्तलात मिल रही है कि शायद ये मुश्किल से अगर खेलेंगे तो PSL से पहले ये फिट नहीं हो सकेंगे। लेकिन अब ये भी सवाल है कि PSL कब होगी, कहाँ होगी, क्योंकि PSL भी इलेक्शन के दिनों में हो रही है, जो मुल्क में आम इंतखाबात हो रहे हैं। तो कहा यह जा रहा है कि शायद PSL का कुछ हिस्सा मुल्क से बाहर हो, फिर जब आम इंतखाबात हो जाए फरवरी में, उसके बाद PSL पाकिस्तान में आए। तो अभी बहुत सारे मामलात हैं जिनमें अनसर्टेनिटी बहुत पॉइंट एक्चुअली, क्योंकि अब मेरी भी बात हो रही थी कुछ ज़ाहिर है अपने लाहौर कलंदर वाले दोस्तों से, वो कह रहे थे कि वी ऑल सेट एंड एवरीबॉडी इज गियर्ड अप फॉर द PSL, मगर इलेक्शन भी हैं। अच्छा भट्टी साहब, कमिंग बैक टू द सिस्टम एंड इलेक्शंस और सरबरा और ये सारा कुछ, हम कभी टाइम है हमारे पास? नहीं है ना, नहीं ब्रेक लेने को कह चुके हैं वो। भट्टी साहब कल बात करेंगे, मैंने अपना सवाल अपने अंदर फंसा लिया, ठीक है? थैंक यू भट्टी साहब, थैंक्स अ लॉट। यहीं से कंटिन्यू करेंगे कल, और फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हफीज की हो चुकी होगी, सो वी विल नो मोर अबाउट दैट। तो कल तो हम करेंगे बात सही। अच्छा थोड़ी सी एनवायरनमेंट की हम इसलिए बात करेंगे, वापस आ जाओ भाई, कि स्वॉग की वजह से सिचुएशन ऑफ है, और पंजाब के साथ साथ आपको बता दें कि कराची में भी फिजाई आलूदगी जो है वो बिल्कुल बढ़ रही है। देयर इज नथिंग, वो जो थोड़ी ही 2 रुपए की बारिश हुई थी ना, did not do anything for us. It didn't work. I said you the other day, the next morning I said कि इस बारिश ने हमारे शहर की फजा को साफ नहीं किया। नहीं, और मैं मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था कि हो जाए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। लेकिन मुझे वक्त ने फिर हमेशा सही साबित करता है, और फिर किया। फिर जरा गौर कीजिएगा कि हमारा कराची शहर जो है वो आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 3रे नंबर पर है। कल भी कराची 4थे नंबर पर था। पंजाब में स्मॉग की शिद्दत के हवाले से भी बात हो रही है, और निगरान हुकूमत की जानिब से कुछ ना कुछ इकदाम किए जा रहे हैं। और सुबह मेरे ज़राए बता रहे थे कि क्लाउड सीडिंग वाला काम, उस पर तेजी से अमल जारी है। कराची में संजीदा मसले पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। संजीदा से काम जारी है तो कुछ ना कोई तवज्जो तो जारी होगी। नहीं, कराची में कौन, आपको लगता है कि कराची में स्मॉग या किसी और मसले पे कोई तवज्जो देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। और बाय द वे क्लाउड्स भी आके भाग जाते हैं इधर उधर कि कहीं हमें सीड ना कर दिया जाए, तो कुछ ऐसा नहीं हो रहा। अब भाई, अब जवाब ये है कि पीपल्स पार्टी MKN ने अपने अपने दौर में कराची की फजाई आलूदगी पर कुछ नहीं किया, तो निगरान हुकूमत सिंध भी ही कुछ तो कर लें यार, वो पंजाब वालों को देखें। सो कुछ इंस्पिरेशन वहां से हासिल करें। ओके, चलें इस पे बात करते हैं। अंडरपास बनाए जा रहे हैं, क्लाउड सीडिंग कर रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। एटलीस्ट कर तो रहे हैं ना, कुछ तो कर रहे हैं। हमारा सुकून है। अच्छा जी, मिर्जा मुइज़ बेग ने हमें ज्वाइन किया, जो कि स्पेशल असिस्टेंट टू CM सिंध। सबसे पहले तो आपसे यही पूछेंगे कि वैसे तो अगर देखा जाए कराची की फ़िज़ा अरसे से आलूदा ही है, लेकिन अब तो मामला इस हद तक ख़राब हो गया है कि हम दुनिया के टॉप 3 आलूदा तरीन शहरों में माशाल्लाह टॉप पे हैं। तो आपकी नज़र में, वजह तो हमें पता ही है, आपको क्या लग रहा है, क्या वजह? आज हमने पोल्यूशन को एड्रेस करना है या एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को एड्रेस करना है, तो जरूरी ये है कि हम अपनी डेवलपमेंट प्रायोरिटीज को रिविजिट करें, और हम जो ये कार सेंट्रिक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है इससे आगे बढ़े। और जरूरत इस बात की है कि हमें कंसर्टेड एफर्ट करें और डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग करें। अब हम देखते ये हैं कि दुनिया में जितने भी बड़े शहर हैं वहां पे एक एफिशिएंट मास ट्रांजिट सिस्टम है, लेकिन गो के कराची दुनिया का 7वां बड़ा शहर है, कराची में आज भी एक फंक्शनिंग मास ट्रांजिट सिस्टम नहीं है। और इसलिए हमें नजर आता है कि कराची में अक्सरियत आबादी जो है वो बाइकों के ऊपर, रिक्शाओं के ऊपर और गाड़ियों के ऊपर सफर करती है। आपने देखा होगा कि चीफ मिनिस्टर साहब ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि वी हैव टू मूव बियॉन्ड car-centric infrastructure, we have to move towards mass transit and we need to start making our cities more walkable. So मैं समझता हूं कि जो एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है वो है जो हमने फ्लाईओवर, सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स बनाए हैं पिछले 20-25 सालों में, कि जिससे हमारी गाड़ियों की तादाद में इजाफा हुआ है। हमने उससे हट के मास ट्रांजिट की तरफ जाना है। जो दूसरी एक अहम बात वो ये है कि हमारी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो है उसकी उस तरह से शायद कारकर्दगी पिछले कुछ सालों में नहीं थी। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों हमारी केयरटेकर गवर्नमेंट ने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की परफॉर्मेंस को भी एग्जामिन किया, और उनके जो अफसरान थे उनको भी हिदायत दी कि अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाए। ये लॉन्ग टर्म मेजर्स है। हमने लॉन्ग टर्म के अंदर गाड़ियों की तादाद को भी कम करना है। हमने ये भी देखना है कि किस तरह से
जो पहले ग्रीन बेल्ट हुआ करती थी वहां पर हाउसिंग सोसाइटीज बनाने की इजाजत दे दी गई, किस तरह से एनवायरमेंटल रेगुलेशंस को वायलेट किया गया। लेकिन इन द शॉर्ट रन वी हैव टू इंश्योर कि जो हमारे लोग हैं, खास तौर पे बुजुर्ग और बच्चे और वो लोग जो एस्थमा और इस तरह की बीमारियों से सफर करते हैं, हमने उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये डायरेक्शन इशू की हैं कि लोग मास्क पहने, और हमने स्कूल्स को और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से भी कहा है कि इस बात को यकीनी बनाएं कि बच्चे स्कूल्स के अंदर मास्क पहने, ताकि वो जो भी बीमारियां आलूदगी और स्मॉग की वजह से जन्म लेती हैं उन बीमारियों से अपने आप को महफूज रख सकें। आई वंडर, पता नहीं मास्क वगैरह तक पहनने का मैसेज शायद स्कूलों तक नहीं पहुंचा या और किसी तक नहीं पहुंचा। और हाँ, पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली बनाना हमारे शहरों को बहुत ज़रूरी है। किसी एक इलाके से शुरू कर लें, कहीं सिग्नल लगाने की कोशिश करें जो पेडेस्ट्रियंस के लिए एक्चुअली होता है। सो कहीं से शुरू किया जा सकता है। मुइज़, पंजाब बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में भी हम देख रहे हैं कि स्मोक कंट्रोल के लिए कोशिश की जा रही है। कुछ इक़दामात आपने गिनवाए ज़रूर हैं आप लोगों ने जो करने की कोशिश की है, लेकिन कराची में ना तो शहरी हुकूमत ना ही सूबाई हुकूमत अपेरेंटली कुछ करती हुई विजिबली नज़र आ रही है, क्योंकि मास्क तक की इंस्ट्रक्शंस आज सच अवामुन्नास तक शायद नहीं पहुंची हैं। हम ही देते हैं, हमें भी नहीं किसी ने कहा कि जी कराची में मास्क पहनना लाजमी है या सजेस्ट कर रही है। सो एक्शन तो बहुत दूर की बात है। आगाही मुहिम तक आप यहाँ आके बात कर रहे हैं, कोई इश्तिहार नहीं हमने चलता हुआ देखा, कुछ नहीं हमने बोर्ड लगा हुआ देखा, कुछ नहीं देखा, कोई पब्लिक सर्विस मैसेज नहीं है सर। देखिए, जहां तक मास्क का ताल्लुक है तो कल सूबाई गवर्नमेंट ने डायरेक्शंस इशू कर दी हैं, लोगों को कहा है, उनको एनकरेज किया है कि मास्क पहने, और तालीमी इदारों को ये डायरेक्शंस दी हैं कि वो यकीनी बनाए कि उनमें जो स्टूडेंट्स आते हैं वो मास्क पहने। जहां तक ताल्लुक लाहौर और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का है, तो जैसे मैंने आपसे अर्ज की कि हमने डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग करनी है। इस वक्त तक शायद कराची की सूरत हाल इस हद तक अबतर नहीं कि कराची में कोई लॉकडाउन किया जाए, कराची के अंदर तालीमी इदारों को बंद किया जाए, लेकिन हम इस पूरी सूरत हाल को एग्जामिन कर रहे हैं, और अगर इस तरह की कोई सूरत हाल कराची में पैदा हुई तो इस तरह के फैसले भी कराची में लिए जा सकते हैं, लेकिन इस वक्त तक इस तरह का कोई प्रपोजल ज़ेर गौर नहीं। अच्छा, हमें कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो बड़े वक्ती तरीके हैं जो कि आज लोगों ने मान लिया, कल भूल गए, तो ये कुछ लॉन्ग टर्म इक़दामात हमें लग नहीं रहे। जैसे कि बड़ी गाड़ियों का कुछ करना पड़ेगा, वी हैव टू डू समथिंग अबाउट दैट, और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल एरियाज़ को आबादी से दूर रखना होगा फॉर अ लॉट मोर रीजंस देन जस्ट दिस। तो ये तो बहुत अरसे से पहले हो ही जाना चाहिए। तो इस पर कोई प्लानिंग वगैरह कुछ हो रही है या आलूदगी हम जो आज देखते हैं अपनी फिजा में, ये पिछले 25-30 सालों में जो हमारी डिसीजन मेकिंग है उसका नतीजा है। तो केयर टेकर गवर्नमेंट का क्योंकि एक लिमिटेड मैंडेट होता है, तो शायद हमारी पूरी अर्बन प्लानिंग को रिविजिट तो ना कर पाए केयर टेकर गवर्नमेंट, लेकिन कम से कम कोशिश करेगी कि जो एग्जिस्टिंग एनवायरमेंटल रेगुलेशंस हैं उनको इंप्लीमेंट किया जाए, और कोशिश की जाएगी कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी को तंबीह की जाए कि वो जो रेगुलेशंस हैं उनके निफाज को मुमकिन बनाए और यकीनी बनाए। बहुत शुक्रिया आपका मुइज़ बेग हमारे साथ मौजूद। अच्छा, प्लीज राइट टू अस एंड टेल अस, आपको लगता है कुछ होगा? सजेशंस दें कोई, और हम भी कोशिश करेंगे एनवायरमेंटलिस्ट्स को भी बुलाएं और सोल्यूशन बेस्ड कुछ बात करें। दरख्त लगाएं, मतलब मेरे लिए तो मुझे लगता है कि अगर हमारे कौन से लगाएं, जहाँ एग्जैक्टली जहाँ ग्रीनरी होती है ना दुनिया में, पाकिस्तान में भी व्हाटएवर, वहाँ ये हालात इतने नहीं होते। वैसे लाहौर में तो ग्रीनरी भी है और हालात भी बुरे हैं, बट हमारे और भी बड़े इश्यूज हैं, तो मे बी वी शुड स्टार्ट फ्रॉम देयर। In the meantime, मास्क तो पहनना शुरू कर दें। Send us a picture of any green belt that you have maintained। कोई करीबी आपका मोहल्ले का पार्क है जिसमें आपने कुछ दरख्त लगाए हैं, आपको हम अप्रिशिएट करेंगे ऑन नेशनल टीवी। यहाँ या पर हम फिर आपके कोई पार्क की तस्वीर दिखाएंगे, और या फिर कोई ऐसी तस्वीरें आप दिखाएं जो कि आपको लगता है ये पार्क था और इसको क्या होना चाहिए था और ये बिल्कुल उजड़ा पड़ा है और इस पर कोई काम नहीं कर रहा, तो वो हमें बताएं ताकि उसको हम पॉइंट आउट कर सकें। बिकॉज हर जगह तो इंसान नहीं पहुँच सकता ना, तो जिस इलाके में आप लोग रहते हैं ज़रा एनवायरनमेंट को चेकआउट करें और बताएं व्हाट यू फील नीड्स टू बी डन। दरख्त लगाएं, और घास लगाने का हमें बहुत शौक है, उसे ज़रा कम लगाएं और दरख्तों को ज़्यादा जगह दें, क्योंकि घास बहुत ज़्यादा पानी कंज्यूम करती है और एज सच कोई उतना बेनिफिट नहीं है। घास में नून आता है जो आपके एक्सेंट से मुझे लग रहा है, या घास होती है? घास नून नहीं, घास सी होती है ना, ग्रीनरी की बेसिकली बात कर रहे हैं। दरख्त लगाएं और दरख्त लगाएं। वी गोना सी यू टुमारो इंशाल्लाह। सेंड अस पिक्चर्स, और साथ ही साथ एक ट्रिब्यूट हम देंगे। ट्रिब्यूट हम बताते हुए जाएंगे कि मारूफ ड्रामा निगार, नावल निगार, अफसाना निगार बानो कुदसिया साहिबा को याद कर रहे हैं, और उनकी बर्थडे पे एक्चुअली। So That's right. That's all for today. We'll see you tomorrow. Bye.